वेक्टर सीरीज के ऊपर, इनके ऊपर तो नहीं है, वो 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो 11 अरे पहले 11 ये बताओ, ये बी कहाँ से आया? बी कहाँ से आया? अरे जनरली दो वेक्टर लिए हैं, इसको फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। अभी हम उसको अपने पुराने वाले टॉपिक पे आ रहे हैं। हमारा पुराना वाला टॉपिक जो था करंट डेंसिटी पे था, आ रहे हैं हम, ठीक है। दोबारा मैं बनाता हूँ। ये मेरे पास एक वायर का पीस है, ठीक है। इस वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से होगा। मान लो ये टिल्टेड है, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, जे वेक्टर इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन आपकी यही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ये फिगर आप लोग बना लीजिए। यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आई करंट ही निकलेगा। तो यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला लिखना था, ये अगर आप लोगों ने लिख लिया कि जे डॉट ए, जे ए कॉस थीटा, आई इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उस स्केलर क्वांटिटी को इस फॉर्मूले से भी आप डिफाइन कर सकते हो। करंट यहाँ पर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, लिख ही लो चलो। हेंस, इस फॉर्मूले लिखने के बाद, हेंस करंट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे ऐसे तो यार जे का भी वो है वेक्टर, और ये भी वो है वेक्टर। नहीं नहीं, क्या जे कह का रहा हूँ भैया, तो ये भी आई भी तो वो होना चाहिए वेक्टर लो। आई, देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, ये हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना। देखो हाँ तो अगर ये मैं, हो गया ना वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये ऐसे तो आई स्केलर की होनी है, चाहिए ना। आई नहीं है वेक्टर, जे वेक्टर है और ए वेक्टर है। दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दो वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट करते हो यानी क्रॉस वाला, तो आपको वेक्टर मिलती है। यानी जो हमने ए डॉट बी पढ़ा था, समझ ए, गया समझ गया समझ समझ गया। गया, चल जल्दी समझ जाता है तू, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ध्यान रखना। तो जे डॉट ए एक स्केलर प्रोडक्ट है, या इससे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों इसको हम कहते हैं। इस चीज को, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर इकरा जी आपको नहीं पता तो साइड में लिख लेना। और इसका सेम फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा की तरह, यानी इसका हमने जे कोस थीटा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलेगा। अब देखो ये दो फॉर्मूला लिख लिए, इसके आगे पेज नेक्स्ट, गायब मत कर देना, रुक जाने। जल्दी लिख जल्दी लिख। इसके आगे हमने फॉर्मूला लिखने हैं अभी। अब ये फॉर्मूला लिख के अगली लाइन से लिखना, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है। अब यहां से आई, ए को मैं नीचे ले आया, एन ई वी डी, ठीक है। आई बाय ए क्या बनेगा मेरे पास, जे बनेगा, एन ई वी डी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ये रहा रिलेशन बिटवीन करंट ये क्या डेंसिटी, लिखा है इसके नीचे? सो इट इज अ स्केलर, क्या आगे क्या लिखा है? सो इट इज अ स्केलर करंट, एक मिनट, एरिया, एक मिनट है क्या, इज अ स्केलर प्रोडक्ट सर ऑफ करंट स्केलर डेंसिटी। क्वांटिटी। हाँ क्वांटिटी लिखा है, क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी, थोड़ा करंट सा लिख रहा है पर वो क्वांटिटी होना चाहिए। अब ये लिखने के बाद पूरा तामझाम आप लोगों ने ये सब लिखने के बाद ये लिखना है अगली लाइन से, आई इज इक्वल्स टू एन ए वेडी, ठीक है। ए को मैं इसके नीचे ले आया, आई बाय ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। यानी मैंने अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बना दिया, और वो फॉर्मूला मैंने तो किसके इस साथ हिसाब से बनाया, थीटा जो है आई और ए के वो मतलब जे और ए के। एक मिनट, जे और ए के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। नहीं है, आई और ए के बीच। आई और ए के बीच नहीं, जे और ए के बीच में। थीटा इज द एंगल बिटवीन जे एंड ए, ठीक है। अरे हम निकाल तो करंट डेंसिटी रहे हैं ना, तो डेंसिटी हम को एक तरफ देखो रखेंगे ना। करंट डेंसिटी, जब ये वाला फॉर्मूला करंट डेंसिटी का नहीं है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट विद, जिसमें करंट डेंसिटी आ रही है। अगर करंट डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक कोई स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम वो कर सकते थे, लेकिन फिलहाल ये जो एंगल है ये जे ए, ये जे के और cos थीटा के ए के बीच में है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये करंट के बीच में भी एंगल है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है, यानी अगर आई की डायरेक्शन ये है तो जे की भी डायरेक्शन ये है।
तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तो कहने को तो कह सकते हैं कि करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, और एक्चुअल में ये जे और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बना दिया, J इज टू एन ई वी डी। ठीक है, तो कभी किसी फॉर्मूले में करंट डेंसिटी दी हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हो, तो आप इन ये वाले रिलेशन का यूज करके वो क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, J इज टू एन ई वी डी। तो ये फॉर्मूले को सारा ध्यान में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे आता जा रहा है। अच्छा, ये बना लो। अभी इस फॉर्मूले में हम प्लस माइनस का भी एडिट करेंगे। अभी ये J क्या है, J मैंने आपको बताया, J एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर अभी यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन के हिसाब से इसको लिखते हैं। अरे एक मिनट उतारना खा से, ये बताओ, ऐसा दिमाग में खिचड़ी बन रही है बिल्कुल। कहाँ तक उतारा है लास्ट, ये बताओ। यहाँ तो उतार लिया, और ये अभी बताओ ये क्या लिखा है, समझ नहीं आया। ये क्वांटिटी ग्रीन तक ग्रीन से है यहाँ पे। ये क्वांटिटी तक तो उतार लिया। हाँ ये समझा दो, ये भी लिखा क्या ये है। फॉर्मूले उतार लिए होंगे, ये वाला समझाना है ना। और ये वाला रह रहा है भी उतारने के लिए। ये समझाना है ना, जब सर्कल बनाया मैंने, यही पहले सम... ये इधर से टिक मारा, ये वाला समझाओ, और फिर इधर ये फॉर्मूला समझाओ। सिंपल आपने लिखना है I इज टू जे डॉट ए, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये हो गया आपका जे ए कॉस थीटा। I इज टू जे ए कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके साथ या इन दोनों के बाद आप वो लाइन जो मैंने लिखी थी कि यहाँ पर क्या है, क्या लाइन लिखनी थी कि करंट क्या है, पूरी नहीं लिखूंगा, स्केलर प्रोडक्ट है किनके बीच का, करंट डेंसिटी और एरिया के बीच में। सो दैट्स वाई ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ये लाइन लिखनी थी। ठीक है, इसके बाद ये सारा कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर से एक अलग टॉपिक, अलग नहीं लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला लिखा, आई इज टू एन ई ए वी डी। ठीक है, यहाँ से मैंने आई अपॉन ए कर दिया, एन ई वी डी आ गया। आई अपॉन ए यानी करंट पर यूनिट एरिया, ये होता है हमारा करंट डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आ गया करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड वाला। ये वेक्टर नोटेशन में नहीं लिखा, इस फॉर्मूले को अभी मैं वेक्टर नोटेशन में लिखूंगा। ठीक है, उसके लिए पहले आपको डायरेक्शन समझनी होगी, करंट की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, वो सब। तो इस फॉर्मूले के बाद फॉर्मूला निकाला, ये जे और बी डी के मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में निकाल दिया। ये जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच का फॉर्मूला, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के बीच का, और जो करंट की डेंसिटी फ्लो यानी करंट पर यूनिट एरिया के बीच का, ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो फिर से आप फिगर बनाओ। अभी यहाँ पर हम सारी, कभी समझ ही नहीं आता कौन सा टॉपिक कहाँ खत्म कर देते हो, कोई बात बीच में से चालू कर दो। मैं कुछ भी बीच में से चालू नहीं कर रहा हूँ, सब एक के बाद एक कायदे में, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या लिखना है। इस टॉपिक के बाद आपको ये लिखना है। अब एक एक करके सारी चीजें आती हैं। अब देखो, नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बताता रहा हूँ कि आपको समझ में आया। अब ये मैंने एक फिर से कंडक्टर बनाया। अब इसमें हम सारी डायरेक्शंस देख रहे हैं कि क्या से क्या डायरेक्शन जाएगी। ठीक है, एक मिनट। ये प्रियांश कह रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा दुष्यंत जी? ध्यान से प्रियांश देखो को समझ नहीं आ रहा। भैया मुझे समझ आ रहा है। तेरी प्रियांश से बड़ी अच्छी दोस्ती होगी आजकल है, सारे बम उसके नाम पे फोड़ रहा है। अब इसके चलो चेहरे से पता लग रहा है ना, देखो कैसे बैठा है, सीरियस। चुप, बस शैतानी नहीं। अब देखो, ये एक वायर है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, और अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी ऊपर। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है तो बता दूं कि ये जो वायर है इस तरीके से एक पोटेंशियल से जुड़ी होगी, और अगर जैसे ही मैं इसमें पोटेंशियल V अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस पॉइंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी प्लस से नेगेटिव, तो ये पॉइंट प्लस माना जाएगा, ये पॉइंट आपका नेगेटिव माना जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेगी। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन दूसरी होगी। ये डायरेक्शंस आपको बनानी है, वीडी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, और क्या चीज है हमारे पास, करंट की डायरेक्शन राइट साइड है तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी राइट साइड होगी। ठीक है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन राइट साइड, करंट की डायरेक्शन राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इनके इनके बीच का हम रिलेशन देखेंगे कि J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। हमने देखा J की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, VD की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड। तो जब मैं इसको वेक्टर नोटेशन में लिखूंगा तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा माइनस साइन, और इसका मतलब ये होगा
कि इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट है। तो वेक्टर नोटेशन में ये जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो जे वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एन ई वी डी वेक्टर लिखा जाएगा। इस बात में आपको कोई दिक्कत? ये अंदर इसके ग्रीन ग्रीन से माइनस क्यों करा? माइनस नहीं किया, वो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बना के दिखाई है कि ये लेफ्ट साइड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप ये फिगर बनाने के बाद लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन, या आप मुझे बताओ एंगल बिटवीन ई एंड जे, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में कितना एंगल है? 0 है, 180 है, 90 डिग्री है, 360 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। आप देखिए ये भी ई भी इस तरफ है और जे भी इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। अगर हम ऐसे देखें एंगल, ये आपको लिखना है एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच का कितना एंगल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपका, एनईवीडी की डायरेक्शन इधर क्यों बनाई है? इसकी वीडी इधर वीडी वाले की फॉर्मूले में। वीडी की डायरेक्शन लेफ्ट इसलिए बनाई है कि करंट की डायरेक्शन तो जब मैंने ये बना दी तो ड्रिफ्ट की तो यही नहीं बनानी नहीं पड़ेगी। इसकी हाँ, तो समझ आ गई, ये इधर जे इक्वल्स टू एनईवीडी में एनई की इधर क्यों करती फिर? J इज इक्वल्स टू एन वी डी। ओ ये ना इधर नहीं करी, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि ये राइट साइड जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है। बाकी इसके नीचे ये वेक्टर नोटेशन सीधी सीधी इसी तरीके से एरो बना के लिखी जाती है। ये वेक्टर नोटेशन और ये डायरेक्शन दिखाई थी मैंने बस। J उसको आप रहने दो, J इज इक्वल्स टू एनी वी डी के बाद J वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एनी वी डी वेक्टर आप लोग लिखिए। उसके बाद आप लोग लिखेंगे एंगल बिटवीन E एंड J हमें इज माइनस तो 0। अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है ना इस बार। हाँ, इसमें जो माइनस है ये सिर्फ ये बता रहा है कि करंट डेंसिटी और वीडी के बीच में जो एंगल है वो अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे E एंड J के बीच आपका 0 एंगल है, और एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में आपका 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। सर 2 मिनट रुको। हाँ, लिख लो एक बार, और इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे आप बताओ। करंट डेंसिटी का ये पूरा हो गया, अब इसके बाद हमें ओम्स लॉ पढ़ना है। पढ़ रखा होगा आप सबने पहले, फिर भी एक बार देखेंगे दोबारा। मैं एक एक चीज प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसे जल्दी नहीं है। अगर आपको पूछना है तो तुरंत पूछ सकते हैं, बस चीजों को समझ सर में आना देखो, चाहिए। बढ़े आगे। तो अब ये फिगर बनाइए, ये किस लिए बनवाई थी? ये आपको दिखाने के लिए कि डायरेक्शन क्या है, ई की डायरेक्शन क्या है, वी की क्या है, ये सब, ठीक है। सर हाँ जी, सर वीडी और जे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका एंगल 180 हो गया, हाँ है ना। और हाँ ई और जे सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल हाँ, 0 डिग्री हो गया। बिल्कुल सही, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए ओम्स लॉ। हाँ भाई दुष्यंत जी, थोड़ा ज्ञान देना चाहेंगे आप हमको? ओम्स लॉ तो पढ़ रखा होगा आपने। हम्म, ओम्स लॉ आई लिख लो लिख आई लो लिख लो लिख लो, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालते, ठीक है। इक्वल टू आई आर। हाँ, वी इक्वल्स टू हाँ वी आई इक्वल्स आर, टू आई आर। ये हम लोग हाँ 10th यार में आई। लिख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इसको और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, लिख लो, इट स्टेट्स दैट करंट इज, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता नहीं। हाँ, इज डायरेक्टली proportional to potential difference, PD मतलब potential difference, when physical parameters, ये physical parameters बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जब भी बताता हूँ क्या मतलब है। when physical parameters like temperature, length, pressure of any resistor remains constant, प्रेशर के आगे ना एक एरिया भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है, एरिया भी डाल सकते हो और एक्सट्रैक्टर भी लिख दो, एक दो फैक्टर और होंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। देखो भैया, हम लोगों ने पढ़ा था कि V इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, अभी ये लिखना नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है।
V इजिकल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बताते हैं तो V इजिकल्स टू I R आ जाता है, ये है। अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल और ये करंट है क्या, सपोज करो मेरे पास ये एक वायर है इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यहाँ पर V जो है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पॉइंट ये क्या लिखा है रिमेन के आगे? रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर V जो है ये इस किसी एंगल से कांस्टेंट दिख रहा है ये? अरे इसमें सही से प्रॉपर नहीं राइट कर पा रहा मैं, ठीक है, कांस्टेंट तो बोलता भी हूँ ना साथ साथ, तो साथ साथ लिख लिया करो, ठीक है। अब देखो ये वायर है, यानी और इस एक चीज और, हाँ बता। ये रजिस्टर प्रेशर भी मारता है? हाँ रजिस्टर में अंदर प्रेशर भी रहता है, वो वाला प्रेशर नहीं, फोर्स अपॉन एरिया वाला नहीं, फिजिकल, यानी सराउंडिंग का प्रेशर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, वो मैटर करता है, ठीक है। अब देखो इन दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल, वो यहाँ पर ये है V, और इस रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है ये I। तो उसने ये कहा कि अगर इसके फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का वो सेम रहे, और इसकी जो लेंथ है वो सेम रहे, ये वायर जिस टेम्परेचर में है वो सेम रहे, प्रेशर सेम रहे, तो इन सारी फिजिकल पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट रहते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको पोटेंशियल 5 वोल्ट से जोड़ रखा है और मान लो कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ही मैं ये पोटेंशियल इंक्रीज कर दूंगा इन दो वायर के बीच में, यानी 10 वोल्ट का पोटेंशियल बना दूंगा, तो जो करंट मेरे पास बन जाएगा वो लगभग लगभग 10 एम्पियर का बढ़ जाएगा। ये मतलब है कि अगर फिजिकल पैरामीटर्स आपने उस वायर के कांस्टेंट कर रखे, यानी उसमें कोई और चेंज नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाते ही करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस अब आप इस पूरी लाइन के बाद यहां से ये लिखिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और उसके बाद आप लिखिए V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ये नहीं अभी आपको बनाना, अभी इसकी प्रॉपर फिगर जब हम बनाएंगे सर्किट बनाएंगे पूरे ओम्स लॉ का लिए, ये लेकिन अभी समझाने के लिए। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। देखो ये ये जितने भी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के लेंथ के, पर एरिया और क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली होता है। ये वास्तव में जितनी भी चीज है ना, ये वायर के रजिस्टर के लिए बात करेगी। हर एक वायर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। होता क्या कि फिजिकल पैरामीटर से ये आर चेंज हो जाता है, और जैसे ये आर अगर चेंज हो गया ना, तो फिर वी और आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन से थोड़ा डेविएट कर जाते हैं। हो सकता है थोड़ा कम आ जाए या थोड़ा ज्यादा हो जाए, इस तरीके से। तो इस आर को अगर हम कॉन्स्टेंट रखते हैं इस वायर के, तो फिर ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाता है। ये मतलब है उसका ओम्स लॉ का, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ हम लोग बनाते थे, वो ग्राफ इस तरीके से बनाते थे, ठीक है। अब इसके बाद ग्राफ बनाइए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम लोग बनाते थे ओम्स लॉ का, तो आप लोग बनाइए। ये पोटेंशियल रहेगा आपका, ये करंट रहेगा, ठीक है। इस पे रहता है ये आर कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा अब कुछ और भी ग्राफ इसके बाद हमको बनाने हैं, अभी हम उसको एक एक करके बनाते हैं। वो बना लिया था ना सबने, दोबारा लगाऊं? बना लिया ना सबने ग्राफ वी वर्सेस आई का? यस सर। अब देखो ग्राफ है आर वर्सेस पोटेंशियल का। हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू आई आर। आर आता कहाँ से है? जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, यानी उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, जैसे हमने कैपेसिटर के केस में देखा था कि C पे कोई चेंज नहीं आ रहा था, ऐसे ही R पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी पोटेंशियल में बढ़ाता जाऊंगा तो R की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बनाऊं ग्राफ I वर्सेस R के लिए, तो R पे नो चेंज, बाय इंक्रीजिंग करंट देयर इज नो चेंज इन R, बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये R वर्सेस V और R वर्सेस I का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन R के बढ़ाने पे करंट जरूर घटता है, ठीक है। ये इस तरीके से घट जाएगा,
जैसे कि यही फॉर्मूला से आप देख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो जैसे देखो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक, एक तरीके से रजिस्ट करना किसी चीज को। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट को रोकना। जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे सर्किट के अंदर, करंट उतना कम फ्लो होगा। तो इस डायग्राम से वो हम बात शो कर पा रहे कि बाय इंक्रीजिंग आर योर करंट इज डिक्रीजिंग। तो ये 3 ग्राफ आप लोग बना लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। इसके बाद एक ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं हम कुछ। सर बना लिए। बना लिए, चलिए आगे ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, VI graph for 2 wires VI graph for 2 wires A and B is drawn, ठीक है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ, आपको बताना है कि रेजिस्टेंस ऑफ विच वायर इज मोर। सीधी सी बात बताने, आपको रेजिस्टेंस बताना है भैया किसका ज्यादा है। ग्राफ में आपको बना देता हूं कि क्या आपको ग्राफ दे रखा है। ये आपको 2 वायर दे रखी है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। अब आपको ये वायर देख के ये बताना है, ये V वर्सेस I का ग्राफ है, 2 वायर के बीच में रेजिस्टेंस दे रखा है। आपको ये बताना है कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये अब आप लोग मुझे बताइए, कितने बच्चे हैं देखें। आंचल, दुष्यंत, कृपया चारों में से जल्दी जल्दी अपने आंसर दो कि ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सर क्या? आपको ये बी का बताना है ज्यादा हो। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये आपको ग्राफ दे रखा है बी वर्सेस आई का। क्वेश्चन में पूछा है कि आर ए ज्यादा है या आर बी ज्यादा है। हाँ भाई प्रियांश जी, किसका ज्यादा होगा, ए का बी का? भैया दोनों को लग रहा है शायद। दोनों का तो पॉसिबल नहीं है। तो भैया ठीक ए है? है। ए, चलो प्रियांश जी का तो ए हो गया। और हाँ जी दुष्यंत जी, आप अपना पक्ष दीजिए, आपका जरूरी वोट हमें किसकी तरफ जाता दिखेगा, ए की तरफ, बी की तरफ? वोटिंग करनी है, जल्दी जल्दी बताओ। इतना क्या सोचना है, अब तक तो दिख जाता है किसका ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को तो पहले करा भी एक चुका ही हूं। ज्यादा होगा। चलो ये भी ए की तरफ, इकरा जी ए बी, आंचल जी जल्दी बताओ। सर बी, ए का ज्यादा होगा। आंचल ने ये बोला, इकरा ने भी बोला, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते किसका ज्यादा होगा। देखो इस मेरा तरीके, भी बी ले लो, फिर बराबर हो जाएगा। हाँ 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 बी बराबर हो जाएगा। अभी देखते हैं सही करा हुआ गलत कर दिया लायक ने। मैं अभी तक तो ऊपर आप ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मान लो आप एक पॉइंट ले लीजिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ करंट पे पोटेंशियल किसका ज्यादा है। सिंपल, हमको करना क्या है, हमको फिक्स करना है, या तो हम करंट को फिक्स करेंगे या हम पोटेंशियल को फिक्स करेंगे। तो मैंने अभी फिक्स कर दिया किसको, करंट को। V इज इक्वल्स टू आई आर, आर के लिए फॉर्मूला होगा V बाय आई। अब करंट तो दोनों में सेम है, यानी करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट की वैल्यू ये है और ये है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो VA है वो ज्यादा है VB से। भाई ये वाला पॉइंट ए के लिए है ना, तो पोटेंशियल पॉइंट यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ मान लो 20 वोल्ट होगा, यहाँ 10 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल ऑफ ए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ करंट पे ज्यादा है, तो VA ज्यादा है VB से। अब आप फॉर्मूला देख सकते हैं, R इज इक्वल टू VI। अगर I आपके पास फिक्स्ड है तो सीधा सीधा डायरेक्ट V पे डिपेंड हो गया। तो अब VA ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ A का ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ऑफ B से। ये बात आपको क्लियर हुई? कब की क्लियर थी। यस। ठीक है, इस तरीके को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे। कि सपोज करो ये वायर ऐसी थी पहले, ठीक है। अब मान लो मैं पोटेंशियल फिक्स कर देता हूँ,
आई एम फिक्सिंग नाउ पोटेंशियल। मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल फिक्स कर दिया। यहाँ पर आई ए की वैल्यू ये है, आई बी की वैल्यू ये है, ठीक है। फिर से वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। जो फाइंड आउट करना होता है उसे एक तरफ देखो, V तो फिक्स्ड है, पोटेंशियल दोनों के लिए फिक्स्ड है, लेकिन आई बी की वैल्यू ज्यादा है आई ए की वैल्यू से उस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, लेकिन रेजिस्टेंस का करंट के साथ तो इनवर्स रिलेशन है, आई बी ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ बी। दोनों तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए ज्यादा आ रहा है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि कभी आपको कोई ग्राफ दे रहा हो और उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना हो या पूछा हो कि कौन सा ज्यादा है, उसके लिए बेसिक फॉर्मूला ढूंढो और उसमें इनवर्स या डायरेक्ट रिलेशन देखो, एक वैल्यू को फिक्स कर दो तो बाकी दूसरी चीजों के बीच में आप रिलेशन आसानी से देख पाएंगे। तो आप लोग इसे ड्रॉ कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर कैसे कैसे लिखना है ये? कैसे कैसे लिखना है, चलो हो गया, चलो पढ़ाओ अबे। लिखने के लिए बता ही देते हैं दोबारा। फिगर बना रखी है आप लोगों ने? यस सर। ये फिगर एक तरीके से अभी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ये वायर ए थी, ये वायर बी थी, ये वी था और ये आई था, ठीक है। अब आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है, V इजिकल्स टू आई आर और फिर R इजिकल्स टू V बाई आई। तो हमने क्या किया, करंट को फिक्स कर दिया। अब हम लिख सकते हैं एट फिक्स्ड करंट वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, सो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। सिंपल, ऐसा लिख सकते हैं। या अगर दूसरे में आपको करंट के लिए भी लिखना हो, एट फिक्स्ड प्रोसेस, एट फिक्स्ड करंट IB is greater than IA, so that's why RA is greater than RB, क्योंकि करंट के और इसके बीच में इनवर्स रिलेशन रहेगा और इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बस सिंपल आपने यही लिखना है और इसके बाद बस एक लाइन और लिखते हैं, फिर हम आज की क्लास को ऑफ करते हैं। बाकी इस पे तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन अब आप लोग थक गए होंगे तो एक क्वेश्चन इस पे स्टार करके लिख लीजिए एक लाइन कि एज, अगली इस क्वेश्चन पे नहीं, अगली लाइन लिखनी है, मतलब स्टार करके एक नोट वाली लाइन लिखनी है। एज टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर increases, as temperature of any conductor increases, its resistance increases। किसी भी कंडक्टर में अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये बात आप लोगों को ने लिखनी है। और अगर आप लोगों ने लिख ही लिया तो इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं तो आज ही कर लेते हैं, एक बार लिख लो, लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है। वी आई ग्राफ फॉर एनी कंडक्टर, वी आई ग्राफ फॉर एनी कंडक्टर at two different temperature T1 and T2 is given which resistance is more, which resistance is more। अब आप लोगों को बताना है भैया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। ग्राफ मैं आप लोगों को बना देता हूँ। कनेक्टेड है पूरा पूरा, इस तरीके से ये दो ग्राफ आप लोगों को दे रखे हैं। V वर्सेस I का ग्राफ है। हाँ भाई,
VI graph for any conductor at two different temperature T1 and T2 given. अच्छा आपको ये बताना है, एक मिनट, ये आपको VI ग्राफ दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर 1 पे ये ग्राफ लाइन बन रही है, टेम्परेचर 2 पे ये ग्राफ बन रही है। आपको रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना, आपको ये बताना है कि टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा। यू हैव टू फाइंड आउट T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1। ये तो मैंने बता दिया अभी अभी आप लोगों को। बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, उससे हमने रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन मैंने आपको बता दिया। तो अब चारों मिलके आप मुझे ये बताओ कि T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा। सर T1 ज्यादा होगा। अच्छा T1 ज्यादा होगा तो T1 पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। T1 ज्यादा कैसे होगा कि मेरे लिए तो T2 ज्यादा है। वो ले तेरा T2 ही लिख दिया। आंचल ने क्या कहा, T1 T2? T1 इकरा ने, प्रियांश ने, हाँ T1 T2। सर मैंने T1 बताया है। हाँ T1 मेरे साथ है प्रियांश चला के क्लास 4 के कह के क्या T2 ज्यादा है। अच्छा वो क्या किया, 4 चला गया प्रियांश। अच्छा चलो इक्वालिटी के लिए T2 कर देते हैं इसे। देखो R1 और R2 में से अभी हमने देखा था कि कौन ज्यादा आ रहा था। R1 ज्यादा आ रहा था, मतलब ये ऊपर वाली वायर R2 ज्यादा आ रहा R1 ज्यादा आ रहा था, ए वायर ज्यादा आ रही थी। देखो सीधी सीधी बात है, आप इसको उससे नहीं समझते तो ऐसे भी समझ लो कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब इस वाली वायर का अरे आ गया रेजिस्टेंस, समझ ग्राफ, अब पहले इस वाली चैप्टर से ही वायर का समझा रहे हो। अब इस वाली वायर का रेजिस्टेंस है ज्यादा, तो इसका टेम्परेचर भी होगा ज्यादा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीजेस इट रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। यानी जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस वायर का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। 6-15 होगा। ठीक है, तो 6-15 बस आज के लिए यही था। एक ग्राफ आप लोग बना लीजिए और इसमें T1 इसका आंसर है, उसमें आप कैसे लिखेंगे, R1 इज ग्रेटर देन R2, वही अपना V और I करके जो पहले लिखा था, हेंस T1 इज ग्रेटर देन T2। और अगर जस्टिफाई करने के लिए लिखे तो ये लाइन आप उसमें लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इसलिए ज्यादा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है इस वायर का, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर हम अगले हफ्ते। थैंक यू। ठीक है, आप Thank सबको you, भी sir. धन्यवाद आने के लिए। चलिए नमस्ते, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है। आर्यन चला गया, गलत हो गया, मेरे साथ हमें तो गलत आंसर